तो वेलकम प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है गॉस लॉ के एप्लीकेशन अपने कर रहे हैं। आज थर्ड एप्लीकेशन करेंगे और इसमें समझेंगे कि सीबीएसई बोर्ड वाले या बोर्ड कोई भी बोर्ड है वो बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करके या कैसे लैंग्वेज चेंज करके आपके पास मतलब आपके पास दे देते हैं एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर। तो शुरुआत करते हैं बेटा थर्ड डेरिवेशन यानी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो अपने पास है फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin spherical cell, field due to uniformly charged thin spherical cell। यानी अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सेल है जो पतला सा है, थिन है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर जो डेंसिटी है चार्ज की वो अपने मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्या मान लेते हैं? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने पास क्या है? सिग्मा। और मान लेते हैं बेटा कि इसकी जो रेडियस है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं कैपिटल आर। क्या कर लेता हूं? कैपिटल आर कंसीडर कर लेता हूं। और एक और पॉइंट पी है जो इससे बाहर कहीं पर है और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, वहां पे लिखा हुआ है बेटा थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक जो स्फीयर अपने पास वो शेल की फॉर्म में, शेल का मतलब अंदर से खाली है, अंदर से खाली है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ही लगेगी, यानी इसकी सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। अंदर खाली है तो अंदर चार्ज नहीं होगा। तो कहीं आप कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आपको अप्लाई नहीं करनी बेटा, क्योंकि दिस इज अ सरफेस। डन। अब अपने इसको लिखेंगे कैसे? कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल, या यहाँ पर ये जो है ना बेटा, यहाँ पर कंडक्टर यूज वर्ड हो सकता है, यूनिफॉर्मली चार्ज की जगह कंडक्टर वर्ड भी यूज हो सकता है। थिन स्फेरिकल सेल व्हिच हैव रेडियस कैपिटल आर एंड इट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले भी दो वीडियोस में अपने क्या कर चुके हैं भी, एक तो अपने फाई नेट निकालते हैं बेटा ई डॉट डी एस से, है ना, और एक अपने फाई निकालते हैं गॉस लॉ से, क्यू बाई एप्सिलॉन से। तो इन दोनों को बाद में कर देते हैं इक्वेट, यही करना है। अब यहाँ पर अपने पास तीन स्पेसिफिक कंडीशन बनती है कि ऐसा हो सकता है कि वो जो पॉइंट है वो इससे बाहर हो, इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इसके सरफेस पर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इसके अंदर हो। बोर्ड वालों ने इसको कैसे पूछा है? देखो, अ थिन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, शेल जो है ऑफ रेडियस आर, रेडियस कैपिटल आर, none, and a point at distance x from shell's center, then find electric field at x greater than r and at x equal to r and at x less than r। यानी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक पॉइंट जो है वो उससे बाहर है, इट मींस क्या है, उसकी डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज्यादा, इसका मतलब बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि उसके सरफेस पे है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो रेडियस के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर रेडियस के इक्वल है। और x जो है स्मॉल है, इसका मतलब क्या है?
कि रेडियस से कम डिस्टेंस पर, इसका मतलब उसके अंदर आया। तो अब अपने पहली कंडीशन देखते हैं। पहली क्या देखने बेटा, इफ x इज ग्रेटर देन r, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर है, तो उस केस में क्या होगा, ये लो अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मैंने मान लिया, और अगर इससे बाहर कहीं पर, अब ये इनसाइड चार्ज नहीं है, कहीं आप बोलोगे इनसाइड है, ये मैं सरफेस पे डिनोट कर रहा हूं, चाहे ऊपर की साइड में कर दो चाहे अंदर की साइड में कर दो, ये इसके सरफेस पे। यहां पर कोई पॉइंट P है बेटा अपने पास, जिसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से है x, और इसकी जो रेडियस है वो अपने पास r ही होगी। ठीक है, अब अपने क्या कंसीडर करेंगे, अपने गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा करना पड़ेगा, इसी पॉइंट पर ऐसे स्फेरिकल सेल स्फेरिकली गॉसियन सरफेस मान लेते। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था गॉसियन सरफेस कंसीडर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर आप फील्ड फाइंड करना चाहते हो वो पॉइंट उस फील्ड उस सरफेस पे होना चाहिए। तो वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस x। ठीक है, तो आप लिख सकते हो we consider a Gaussian surface of a radius x and x is greater than r ना। अब अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास क्या है बेटा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां पर करके यहां कर देते इसको कॉर्नर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास क्या आएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई नेट क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा ई डी एस के लिए ई डॉट डी एस, या ये आ जाएगी एस के लिए, यहाँ पर एस गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस से अटैच फ्लक्स है, ई डी एस कोस थीटा। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये थीटा कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इससे फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहने वाला है, हर साइड में आउटवर्ड जाएगा, जैसे पॉइंट चार्ज से होता है। इसका मतलब समझ लो कि बेटा कि इससे बहुत सारी स्पाइक्स निकल रही है 3D के अंदर, पतली पतली स्पाइक्स निकल रही है। मैंने एक बड़ी बॉल लेके आता हूँ, उस बॉल को कट कर लेता हूँ, बीच में से 2 पीस करता हूँ, उस बॉल को उठाकर अब मैं इसके ऊपर रखता हूँ, फुटबॉल मान लेते हैं, फुटबॉल को इसके ऊपर रखता हूँ। अब ये वाली वो फुटबॉल है, उस गॉसियन सरफेस को अपने फुटबॉल के जैसे कंसीडर करते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। अगर ये फुटबॉल है तो आपको पता लगे फुटबॉल के ऊपर ऐसे वो बॉक्सेस से बने होते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे कुछ बने होते हैं। अब अगर उस स्पेसिफिक जो पीस है, एरिया का एलिमेंट है, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो उसके परपेंडिकुलर रहेगी, उस एरिया की, यानी फुटबॉल के ऊपर जो बॉक्स सा जो बना होता है उसकी जो डायरेक्शन है उस एरिया के परपेंडिकुलर रहेगी। और अंदर अगर स्फेरिकल सेल पड़ा तो उसका जो स्पाइक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी उस एरिया के परपेंडिकुलर ही निकलेगा। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन भी ये होगी और एरिया डीएस की डायरेक्शन भी ये होगी। और ये नहीं कि इस पॉइंट के लिए होता है, एवरी पॉइंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, हर पॉइंट पर ये ऐसा होगा। या ऐसे समझ लो और इजी तरीके से बता देता हूं, मान लेते हैं कि आपने एक धतूरा, जानते हो धतूरा, ऐसा एक बीज सा होता है बेटा जिसपे बहुत सारी स्पाइक्स होती है, ऐसे 3D के अंदर बहुत सारी स्पाइक्स होती है, उसके ऊपर आपने एक बॉल फिट कर दी, बॉल जो है वो गॉसियन सरफेस है और वो जो स्पाइक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। बॉल उस जिस पॉइंट पर किसी स्पाइक जो है उस बॉल को जिस पॉइंट पर क्या करेगी, क्रॉस करेगी, पार करेगी, आर पार होगी, उस स्पेसिफिक एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी उसके परपेंडिकुलर रहेगी, यानी उस स्पाइक की डायरेक्शन में रहेगी। तो इसका मतलब थीटा हर पॉइंट के लिए अपने पास 0 लेने वाला है। तो अपने पास आ जाएगा बेटा ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और कोस 0 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1। तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ। अब ई तो कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स डिस्टेंस पर है, तो ई कांस्टेंट रहेगा, आर चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस एक्स फिक्स है।
तो किसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएस का। अब डीएस का किसका कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस का। तो अब गॉसियन सरफेस का अगर इंटीग्रेशन करते हो, स्मॉल एलिमेंट को लेके कंप्लीट निकालते हो, तो वो गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा। और दिस इज स्फेरिकल सेल, तो इसका एरिया क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर जो लगेगी वो गॉसियन सरफेस की रेडियस लगेगी, और गॉसियन सरफेस की रेडियस अपने पास क्या है एक्स, तो बन जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। हो सकता है आपकी बुक में इसको आर से भी डिनोट किया गया हो, लेकिन बोर्ड वालों ने एक्स की फॉर्म में पूछा इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। डन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं कर देता हूं आगे। चलो आगे, यहां पर अपने पास फाइनेट जो है वो आ जाएगा, फाइनेट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपने बाई गॉस लॉ देखते हैं, बाई गॉस लॉ। फाइनेट किसके इक्वल होगा, फाइनेट इक्वल होगा क्यू नेट या क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ये वाला। अब अगर मेरे पास इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इस पूरे का एरिया जो है, एरिया ऑफ दिस शेल है, वो अपने पास कैपिटल ए है मान लो, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू नेट बाई ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, क्यू अपने पास आ जाएगा बेटा सिग्मा ए। व्हाट इज ए इज एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल का एरिया क्या होगा, वो हो जाएगा 4 पाई आर, कैपिटल आर है आर स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, क्यू आएगा ना, क्यू नेट इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज क्यू नेट या क्यू एनक्लोज, ये लिख सकते हैं, या क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये आएगा। इसको मैं बेटा वहां पर पुट कर सकता हूं, कहां पर, इसी फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं यहां पर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यू इनक्लोज की जगह आएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वैल्यू ऑफ फाई, दिस इज वैल्यू ऑफ ऑल्सो फाई। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कर देते हैं इक्वेट, तो अपने पास क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और कुछ होगा नहीं, तो अपने पास ई आ जाएगा बेटा सिग्मा आर स्क्वायर बाई में एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी बुक में एक्स की जगह आर लिया हो, स्मॉल आर, तो वहां पे स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। और फील्ड क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which show the direction of electric field which is perpendicular to spherical cell. Done? या रेडियली आउटवर्ड लिख सकते हो, ये अपने पास आएगा। ये है इफ पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द शेल। दूसरा हो सकता है इफ P is on surface of cell, यानी अगर सेल के सरफेस के ऊपर है तो उस केस में x इक्वल टू ही r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी जो रेडियस है वो r थी, ठीक है, और यहां पर ही अपने पास वो पॉइंट है, तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है x, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में यही फॉर्मूला अपने यूज हो जाएगा बेटा, कौन से वाला, ये वाला। तो E अपने पास क्या आया था, E इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर थोड़ी आएगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। डन। इसके अंदर आप पुट कर दोगे x इक्वल टू आर, बिकॉज द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो x इक्वल टू आर करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा E इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन।
और n कैप आ जाएगा। डन। अब यहाँ पे अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, देखो प्लेन शीट के लिए प्रीवियस वीडियो में किया था वो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, है ना, और स्फेरिकल सेल के लिए किया तो ओनली एंड ओनली उसके सरफेस पे जो आया वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब जो प्लेन शीट वाला है वो किसी स्फेरिकल सेल के जो सरफेस पे होता है उसका कितना होगा बेटा, हाफ हो जाएगा। और बड़ी बात ये भी अपने पास देखो, यहां पर अगर सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, वो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। बड़ी बात ये है, यानी वो इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं भी रेडियस आर कंसीडर ही नहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कोई थिन स्फेरिकल सेल जो है वो चाहे छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड ओनली सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर आप ई और सिग्मा में ग्राफ प्लॉट करना चाहो ना तो ऐसा ग्राफ है, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। सिग्मा बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ आएगा। और आर पर डिपेंड नहीं करता सरफेस के लिए, ये ध्यान रखना। डन बेटा, डन। उसके बाद में है इफ x इज लेस देन r, यानी x इज लेस देन r, यानी इफ p इज इनसाइड द शेल, शेल के अंदर है तो इस केस में क्या होगा, देखो बेटा ये लो, यहां पर ये अपने पास सेल हो गया, डन। अंदर कोई पॉइंट है अपने पास P जिस पर आपको फील्ड फाइंड करना है। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है और इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। अब वही बात अपने को गोजियन सरफेस ही मानना पड़ेगा, तो गोजियन सरफेस में इस कलर से बना लेता हूं, ये वाला। अगर अपने E फाइनेट निकालेंगे तो फाइनेट क्या आएगा, E डॉट ds, वही इक्वल किसके होगा, Q बाई एप्सिलॉन के। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस गोजियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो इसकी सरफेस पे, और दिस इज अ थिन स्फेरिकल शेल, खाली है अंदर से, शेल है तो अंदर चार्ज ही नहीं है। अंदर चार्ज नहीं है तो इस गोजियन सरफेस में भी चार्ज नहीं है। इट मीन्स Q जो है, Q इक्वल टू 0 फॉर दिस कंडीशन। अगर Q 0 हो जाएगा तो अपने पास ये मैटर 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो इसके इक्वल वाला भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब E इक्वल टू 0, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। यानी किसी भी थिन स्फेरिकल सेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास तीन कंडीशन आ गई। एक तो हो सकता है इनसाइड, इनसाइड तो अपने पास आ गया E इक्वल टू 0। दूसरा अपने पास है बेटा एट सरफेस, सरफेस पे अपने पास आ गया कांस्टेंट E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप। और तीसरा अपने पास आ गया बेटा आउटसाइड, आउटसाइड के लिए अपने पास क्या आया था, सिग्मा r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर n कैप। अब अंदर वाला 0 है, ये कांस्टेंट है, और ये वाला देखो बेटा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आउटसाइड में वैसे वैसे फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। अब इन तीनों को कंबाइन करके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो किस किस के अंदर, x और E के अंदर। तो देखो अंदर तो 0 है, यानी x इक्वल टू r तक 0 है। किसकी वैल्यू, E की वैल्यू 0 है। उसके बाद में कांस्टेंट वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन सरफेस पे, जब x इक्वल टू r आ जाएगा वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू है E की जो अपने पास है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में x के रिस्पेक्ट में वो डिक्रीज हो रहा है और इन्फिनिटी पे जाकर खत्म हो जाएगा।
ये ग्राफ आएगा। दोबारा फिर से देखो, इतना इतना तो r इक्वल टू एक्स है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो r के इक्वल है ऐसे, तो ये तो इनसाइड रहेगा। इनसाइड वाले के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, 10 20 जो भी मानो कोई वैल्यू ही नहीं। उसके बाद में एक कंडीशन आती है व्हेन x इक्वल टू r, यानी सरफेस के ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू है जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन और मैक्सिमम है। उसके बाद में x के साथ जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जाएगा, तो ये और इन्फिनिटी पे जाकर ये क्या होगा, जीरो होगा। तो अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है। न्यूमेरिकल बनेगा तो यहां से बनने के चांसेस ज्यादा है। कहां से, दोबारा यही से बता देता हूँ, यहां से न्यूमेरिकल इस चीज से बनने का ज्यादा है, और इनसाइड आउटसाइड पर अपने बन सकता है, कोई डेरिवेशन बन सकता है। इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है, आगे अपने पढ़ाऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और एक्स की फॉर्म में बन सकता है, और इस ग्राफ के ऊपर केस स्टडी बन सकती है। तो ये था अपने पास गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करके हमें सपोर्ट करें।